एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। तो जैसे कि जब तक डेट शीट नहीं आती, आप ये चीज तो मान के चलो कि आपके पास 30 डेज का टाइम है। तो चलिए आज हम बात करने वाले कि 30 डेज में कैसे जो है अपना पूरा सिलेबस को रैप अप करें, पूरे 1 मंथ की स्ट्रेटेजी कैसे पढ़ना है। अगर आपने बिल्कुल भी स्टार्टिंग वाले स्टेप पे हो, 30% सिलेबस हो, तब भी कैसे करना है। अगर आपका 70% सिलेबस हो रखा है तब भी कैसे करना है। अगर आपने सारा कुछ कर लिया हो तो रिवीजन कैसे करनी है। सभी बच्चों के लिए ये वीडियो आज हम तीनों बच्चों की बात करने वाले हैं, चाहे आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, 10th के हो, किसी भी क्लास के हो, बोर्ड की क्लास है तो किस तरह से प्रेपरेशन करनी है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा क्या प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस वो तो हमको पता है और उसमें रिस्ट्रिक्टेड रहना है। रिस्ट्रिक्टेड रहने का मतलब क्या है कि अब ये टाइम नहीं है कि आप आरडी शर्मा कर रहे हैं या फिर आप आरएस अग्रवाल उठा रहे हैं। तो देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आरडी करें, ये करें, अब ये टाइम नहीं है, राइट। अभी क्या है, आपको सिर्फ सिलेबस पे फोकस रहना है। माना कि एमसीक्यूज आ रहे हैं लेकिन पेपर तो बोर्ड का ही है ना, तो लेवल तो वही रहेगा। तो अभी आपको ये बुक्स करने की जरूरत नहीं है। तो फिर बात कर लेते हैं कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमको करनी है एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। ये दो बुक्स आपकी सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी निपटानी है, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करना है। और एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर एक पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। चैप्टर के साथ साथ आपको जितने भी बीच में एक्टिविटीज दे रखी है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं, बीच में जो भी आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखी है, हर चीज को अच्छी तरह से करना है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई क्वेश्चंस तो आने नहीं थे, फिर क्वेश्चन पढ़ने क्यों। क्वेश्चन नहीं आने माना कि, लेकिन एमसीक्यूज तो आने हैं ना, तो क्वेश्चन तो एमसीक्यू उसमें से भी बन जाता है, एमसीक्यू तो क्वेश्चन में से भी बन जाएगा। तो आपको हर चीज पढ़नी है। एनसीईआरटी के आपको बैक एक्सरसाइज, बीच वाले जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप सब कुछ कर लोगे। एनसीईआरटी को अच्छी तरह से अपने अंदर रिचा लेना है। आई नो आपको ये बातें पता है कि एनसीईआरटी करनी है, राइट, बट करनी कैसे मैं वो आपको बता देती हूँ कि अगर आप वो बच्चे जिसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा अभी हुआ है, 30% सिलेबस हुआ है, तो क्या किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है कि आपको जो है 1 शॉट वीडियोस देखनी है। 1 शॉट वीडियो हम क्लास 10 की बात करें तो आपका हार्डली एक जो चैप्टर है वो 2 घंटे की वीडियो में निपट जाता है, अगर कोई बड़ा से बड़ा चैप्टर भी है। अगर हम 12th की बात करें तो आपका जो एक चैप्टर है 5 घंटे की वीडियो, मतलब मैक्सिमम 4 साढ़े 4 इतने घंटे की वीडियो में एक चैप्टर, जो अगर कोई बड़ा से बड़ा भी है वो हो जाता है। तो आपको बस इतना टारगेट रखना है कि मुझे अपना जो सिलेबस, पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि चैप्टर को निपटाना है। आपको पता है एनसीईआरटी खत्म करना बड़ी बात नहीं है, बुक को पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बुक आप आराम से पढ़ लोगे। सबसे बड़ा क्या है, रिवीजन करना, उस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो याद रखने के लिए क्या है, हमको उस चीज को बार बार करना पड़ेगा। गाड़ी चलानी हमने एक बार में सीख ली कि ये क्लच है, ये रेस है, ये गियर है, ये ऐसा ऐसा चीज है, वो आपको समझ आ गया चैप्टर पढ़ के। लेकिन जब तक आप उस कार को एक्चुअल में सड़क पे रोज नहीं चलाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि भाई मेरे को कैसे ध्यान रखना है, सामने से कोई आ रहा होगा तो कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, रेस का, ब्रेक का, बैलेंस कैसे करना है। तो वही चीज है, रिवीजन आपको बात बताएगी कि आपको कितनी बार आपको चीजें समझ आई है कि नहीं आई। चैप्टर आप एक बार में समझ लोगे, लाइट उठाया जाए, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें ऐसे लाइट आती है, ऐसे पास हो जाती है। जब आप उसकी बार बार रिवाइज करेंगे तब वो चीज आपको एक्चुअल में याद होगी। तो चैप्टर जो है आपका हार्डली, अगर आप टफ वाले चैप्टर्स की बात करें तो उस पर आपको 3 दिन लग जाएंगे। ओके, मतलब 3 दिन भी मैंने ज्यादा ही कह दिया, आई थिंक 2.5 डे या 2 दिन में आपका लगभग कोई हार्ड वाला चैप्टर वो खत्म हो जाता है अच्छी तरह से। अगर इजी वाले चैप्टर की बात करें जो बहुत ही ज्यादा इजी है, वो तो आपको 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है। और अगर मॉडरेट चैप्टर की बात करें तो आपको लगभग 1 दिन लग जाता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। और एक बात अपने माइंड में बैठाओ, आप जितना टाइम सोचेंगे उतना टाइम ही आपको लगेगा उस चीज को पढ़ने के लिए। हमको लगता है कि भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बहुत नहीं। अगर तुम सोचोगे कि 8 घंटे लगेंगे तो तुमको 8 घंटे लगेंगे। तुम ये ठान लोगे कि नहीं यार मैं ये चीज 2 घंटे में भी कर सकते हो, तो तुम 2 घंटे में भी कर लोगे। तो जो चीज आप अपने दिमाग को बोलोगे वही होगा। तो मानो भाई नहीं, 2 घंटे में भी हो जाते हैं चैप्टर्स। फिर हम बात कर लेते हैं कि देखो अब जो है आपको डेरिवेशन वगैरह बिल्कुल नहीं। क्लास 12 की अगर बात करूं तो पहले क्या था, आपको पूरा पूरा आर्टिकल याद करना पड़ता था, पूरे ऐसा हो रहा है, ये स्टेप हो रहा है, देन ये हो रहा है। अब वो सब चीजें नहीं है। अब आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इस आर्टिकल में हमने क्या चीज फाइंड आउट करी है, इस आर्टिकल की ये एप्लीकेशन क्या है। अगर हमने क्रिचॉफ लॉ पढ़ा है तो इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स है, क्या इसका मेन मुद्दा है, ओम्स लॉ कहाँ का एक्ट करता है। तो ये सब चीजें आपको मेन चीजें पता होनी चाहिए। आपको वो नहीं पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब आपको उसकी मोर ऑफ द एप्लीकेशन पता होने चाहिए। और न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, अगर मैथ्स की बात करें, राइट, तो मैथ्स में जो है वहां पे तो आपकी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली लगेगी ही लगेगी, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर क्या है, आपका पढ़ के कुछ नहीं होगा। बार बार आपको जो मैथ्स की जितनी भी आगे पिछली सभी एक्सरसाइज को खत्म कर लो। ओके, तो इस तरह से जो आपका, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है तो सिर्फ डेरिवेशन पे फोकस करने से कुछ नहीं होगा। आपको फोकस करना है
थ्योरी पर भी, थ्योरी में जैसे जो चीज़ें लिख रखी होती हैं लाइक जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो सबके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है। तो एक बार हमने वन शॉट वीडियो कर ली, देन यू विल शिफ्ट टू द एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पे आ जाएंगे, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब ये है कि आपने एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ ली तो आपको पता रहेगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअल में पढ़ने वाली है, कौन कौन सी चीज़ें फालतू वाली है, और फिर जो मेन मेन चीज़ होगी उसको हम हाईलाइट कर लेंगे ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम एनसीईआरटी पढ़े हमारा इतना टाइम ना लगे। पहली बार शायद आपको उस चैप्टर को पढ़ने में 2 घंटे लग सकते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो शायद वो जो टाइम है आधे घंटे तक ही रह जाएगा। फिर उसके बाद सिंपल सा अब ये हमारा हो गया। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे वन शॉट वीडियो, साथ साथ में क्या करना है, आपको छोटे छोटे नोट्स बना लेने। मैं पूरे डिटेल नोट्स की बात नहीं कर रही, छोटे नोट्स का मतलब क्या है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया तो उसको हाईलाइट कर लो, बॉक्स में लिख लो, या कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दी गई है आपको, अच्छा यार मेरा फॉर्मूला में ऐसा भी होता है, लेंस में ऐसा भी था, तो वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको सिर्फ लिखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमको, क्योंकि डिटेल के लिए हमारे एमसीक्यूज में आना नहीं है। ओके, बाकी आपके एनसीईआरटी में सब कुछ लिख रखा है, आप वापस रिवाइज कर लेना और हाईलाइट कर लेना एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें, और फॉर्मूला शीट जरूर बनाते चलना, जो भी आपके फैक्ट्स है या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसको लिखते चलो। इससे क्या है, अब आपका एक चैप्टर हो क्या है, खत्म हो गया। अब मेन बात तो होगी कि आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। अब बातें हम रिवीजन पे, तो रिवीजन की, अब आपका चैप्टर हो गया, मतलब आपको चैप्टर खत्म आ गया, समझ आ गया और वो खत्म हो गया। तो पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि चैप्टर को खत्म करना है, दूसरा टारगेट ये होना चाहिए कि उस चैप्टर को बार बार अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। तो अब रिवाइज करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फॉलो करेंगे सैम्पल पेपर। देखो एक बार हमने बुक में पढ़ लिया क्या चीज है, कैसे करना है, अब है रिवीजन की बारी। तो रिवीजन के लिए आपको क्या है, बुक में तो सिर्फ थ्योरी दे रखी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो दैट मीन्स यू नीड अ सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर का मतलब है कि आपको जो है ना सैम्पल पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर मिले। तो वहाँ पे जो मैं सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट लगता है वो मुझे लगते हैं एडुकार्ड के, क्योंकि एडुकार्ड में क्या है ना, यहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत सारे डिटेल में दे रखी है। पहली बात तो यहाँ पे आपको OMR शीट्स भी मिल जाती है, तो आपको वो भरना भी आ जाएगा। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे माइंड मैप्स दे रखे हैं। अगर आप बुक खोल के देखेंगे, मैंने तीनों इसकी बुक्स देख रखी है PCM की, ठीक है, खुद मैंने पर्सनली चेकआउट करी है। तो यहाँ पे आपको माइंड मैप्स बहुत ज़्यादा बढ़िया दे रखे हैं। मान ला कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, आप हर बार तो आप एनसीईआरटी में नहीं जा सकते ना डिटेल में पढ़ने के लिए। जब आप MCQ सॉल्व कर रहे होंगे आपको हर बार एनसीईआरटी में नहीं जाना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा इनके माइंड मैप्स खोलो और जो भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, इतने ज्यादा डिटेल्ड इसके वो है ना माइंड मैप्स की, मतलब आपका हर एक जो लिंक बन रखा है कि अच्छा ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, एकदम डिटेल्ड माइंड मैप्स है पूरा। मतलब पूरा जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 2-3 पेजेस में इन्होंने समा दिए हैं, ताकि आपको हर बार एनसीईआरटी ना खोलनी पड़े। ऑल्दो हर MCQ की एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है पूरी बुक में, जो भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्वेश्चन है तो इसका B ऑप्शन है, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करा हुआ, थ्योरी दे रखी है कि ऐसा क्यों। यहाँ पे 13 सैम्पल पेपर्स है। अगर केमिस्ट्री की बात करूँ देन आई हैव मैथ्स एज वेल, और उसके साथ ही साथ मेरे पास है फिजिक्स के। मैंने बेसिकली PCM मंगवाए हैं। ओके, सो आई हैव बेसिकली PCM विद मी। तो ये 3 सैम्पल पेपर है, और हम में सब में क्या है, इनमें जो है 13 सैम्पल पेपर्स हैं टोटल। तो आपको गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप क्लास 10th के क्लास 12th के, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है चेकआउट कर सकते हो, मैंने आपके लिए लिंक दे दिया है। बात कर लेते हैं कि रिवीजन बार बार करनी है और डेली करनी है। डेली का क्या मतलब है, अगर आप डेली रिवाइज करोगे ना, स्टार्टिंग में शायद आपको टाइम लगेगा 1 घंटा 2 घंटा, जब 3-4 दिन आप डेली रिवाइज करना शुरू कर दोगे, आपका जो टाइम है 40 मिनट्स 30 मिनट्स पे पहुंच जाएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज डेली। देन हम बात कर लेते हैं पहले 15 दिन या 20 दिन में, तो हमको कोशिश करनी है कि जो हमको अपना सारा सिलेबस कवर अप कर लेना है। क्योंकि अगर आप देखो तो आपके लगभग 20 चैप्टर्स बनते हैं, 20-21 इतने ही बनते हैं, चाहे आप क्लास 10th के हो या फिर क्लास आप 12th के हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आपके जो लगभग चैप्टर्स इतने हैं, शायद क्लास 12th वालों के थोड़े कम ही होंगे। मैं मेन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, चाहे आपका PCM या फिर जो भी हमारे बेसिक 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस और SST, उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपके लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट हैं, वो जो एग्जाम बिल्कुल पास आने वाले होंगे ना, उससे 5 दिन पहले भी आप पढ़ेंगे तो वो बहुत आराम से हो जाएंगे। बट ये जो सब्जेक्ट्स है, दे नीड रिवीजन अगेन एंड अगेन। ओके, तो अब करना कैसे है, तो देखो डेली 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। तो डेली 2 सब्जेक्ट्स पकड़ लो, एक टफ वाला और एक इजी वाला, और एक अपनी लिस्ट बना लो चैप्टर्स की। लाइक हर सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स को लिखो और उसके आगे मेंशन करो कि कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मेरा वीक है, कौन सा कैसा है। तो देखो प्लस साइन का मतलब ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, मैं इसको आराम से कर लूंगा, और ये स्कोरिंग भी, और इस पर मुझे ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे। मतलब ये वो चैप्टर है जो आप अगर आप 2-3 घंटे लगाएंगे तो आपका अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप इसको रिवीजन करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो ये आपका चैप्टर भूलेगा भी नहीं, और यहाँ पे आपके ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे। देन जिसके आगे मैंने इक्वल टू डाला है, दैट मीन्स ये जो चैप्टर है वो थोड़े से मीडियम लेवल के हैं, जहाँ पर आपको जो है रिवीजन बार बार लगेगी और समझने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो और जो है ये नेगेटिव साइन, मतलब ये चैप्टर काफी ज्यादा टफ है और इन पे जो रिवीजन है बहुत बार चढ़नी पड़ेगी। ये चैप्टर्स पे आपको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, अपने हर जो भी सब्जेक्ट है उसके ऐसे चैप्टर्स मेंशन कर लो, प्लस माइनस इस तरह से साइन लगा के, ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ पे आपको एक्चुअल में ज्यादा एफर्ट्स डालने। अब देखो जो बच्चों ने
अपना ज़्यादा लगभग सिलेबस कर रखा है, ठीक है, जिनका 70% हो रखा है, तो उनके जो प्लस और मीडियम वाले जो चैप्टर्स हैं वो हो रखे होंगे, ईजी और मीडियम हो रखे हैं, तो उनको अपना जो ज़्यादा टाइम है वो यहाँ पे डालें जो चैप्टर्स उनके बहुत ज़्यादा वीक है, राइट। तो जिन्होंने शुरू से शुरू करना है कि जिनका सिर्फ 20-30% हो रहा है, सिर्फ ईजी चैप्टर्स हुए हैं, वो लोग मीडियम वाले भी करेंगे और टफ वाले भी करेंगे। तो इस तरह से आपको से अपना एक प्लान बनाना है और डेली ट्राई करना है कि 2 चैप्टर्स हम करने वाले हैं, ओके। डेली ट्राई करना है कि हम 2 चैप्टर्स करेंगे, या फिर आप ये ट्राई करो कि मैं 2 सब्जेक्ट करने वाला हूँ। अगर आप 2 सब्जेक्ट करें तो 2 अलग-अलग सब्जेक्ट के चैप्टर करेंगे, अगर आप एक ही सब्जेक्ट करें तो एक ही सब्जेक्ट के 2 चैप्टर करेंगे। ये आपका टारगेट रहने वाला है आपके माइंड में। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है आपका एनवायरनमेंट। मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना, आपको समझ आ गया, लेकिन क्या होता है ना, थोड़े दिन तो हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमारी जो कंसिस्टेंसी भी बन जाती है, फिर क्या होता है 3-4 दिन या हफ्ते बाद जो हम फिर वापस लो हो जाते हैं और जो हमारा फ्लो बना होता है वो टूट जाता है। वो चीज़ कहाँ पे मैटर करती है, वो क्यों छूट जाता है? ऐसा क्यों होता है कि आप कहते तो है ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे करना है, लेकिन फिर हम वो चीज़ नहीं कर पाते। वो चीज़ आपकी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको करना है कि अपना जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, चाहे आप फ्लोर पे बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो है आपको क्या करना है, एक मोटिवेशनल कोट्स लगा देने हैं। 3-4 ज़्यादा आपको दीवार नहीं पढ़नी, लेकिन 3-4 जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर कर रहे हो, ऐसे मोटिवेशनल कोट लगाओ। ये क्या है, आपके एनवायरनमेंट को आपको याद दिलाता रहेगा कि नहीं, अगर आप भटकोगे, आपका ध्यान फ़ोन की तरफ जाओगे, तो तुमको याद आता रहेगा कि नहीं मुझे अब पढ़ना है, मुझे पढ़ना है क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से कोई भी एक मोटिवेशनल कोट लगा सकते हैं, 1 या 2 जो आपको एक्चुअल में सच में मोटिवेटेड करे। यहाँ पे मैंने लगाया है, विनर्स एंड लूजर्स बोथ हैव द सेम गोल, यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ योर रिपीटेड एक्शन। एक्चुअल में यही तो होता है, चाहे आप लूजर हो चाहे विनर हो, तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो सबके गोल एक ही होता है ना, सबको अच्छे मार्क्स लेकर आने होते हैं, सबको 40 में से 40 स्कोर करना है। लेकिन हम एक्चुअल में होते क्या हैं, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर रिपीटेड एक्शन। हम जो हर एक एक्शन ले रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम उसी का प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो अगर आप बार बार फोन चलाएंगे तो यू विल बिकम डिस्ट्रैक्टेड पर्सन, अगर आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो यू विल बिकम ए नॉलेजेबल पर्सन एंड अ टॉपर पर्सन, ओके। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको अपने सामने लगा देनी है, और जहाँ पे भी आप पढ़ने बैठोगे वहाँ पे क्या है, आपका फ़ोन, लैपटॉप, मतलब कोई भी ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग या स्पीकर, म्यूजिक, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने घर को क्या कहते हैं ना, बाउंड्रीज में डिवाइड कर दो। अपने घर में हर एक चीज़ के लिए कॉर्नर दे दो। अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे इसी कॉर्नर में आके पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे बैठ के ना ही मैं खाना खाऊंगा, ना ही मैं यहाँ पे बैठ के सोऊंगा, ना ही मैं यहाँ पे बैठ के फ़ोन चलाऊंगा। यहाँ पर अगर मैं आ गई हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। इसी तरह से अगर मैं सोफे पे जाके बैठती हूँ तो सोफे पे बैठने का मतलब मैं फ़ोन चलाऊंगा और खाना खाऊंगा, ओके। तो इसी तरह से क्या आपको डिवाइड कर लेना अपने घर को अलग अलग रीजन में। ये क्या होगा ना, ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आपको इतना ज़्यादा वो अंदर से एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगी कि जैसे तुम टेबल पे आओगे तुमको पता है यार टेबल पे आ चुके, अब पढ़ना है, अब मोबाइल पे हाथ नहीं जाना चाहिए, अब खाना नहीं खाना, अब बातें नहीं करनी, अब सोना नहीं, अब सिर्फ पढ़ना है। और सोने की बात मैं कह रही हूँ बार-बार इसलिए क्योंकि जैसे कि आपको पता है आप लोगों के स्कूल भी चल रहे होंगे कुछ बच्चों के, तो स्कूल के साथ स्टडीज़ को मैनेज करना है, बोर्ड की पढ़ाई करनी है तो रातों भर जागना पड़ेगा, नींद को सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए याद रखना, अगर आगे बढ़ना है, लास्ट 1 महीना तो रह गया, कुछ ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है आपके पास। थोड़े दिनों की बात है, टर्म 1 खत्म हो जाएगा, फिर रिलैक्स मारना, फिर टर्म 2 के लिए तैयारी करेंगे बाद में, कोई बात नहीं आराम से। बट अभी के लिए आपको नींद भी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, असाइनमेंटें भी बनानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा और अच्छे एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे। तो बस अपने घर को डिवाइड कर लो कि यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे सोना है, यहाँ पे ये चीज़ करनी, ताकि आपके दिमाग में डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाए। और जो फ़ोन है, पढ़ने वाली जगह पे रखना नहीं, क्योंकि फ़ोन को देख के तुमको डिज़ायर आता है, अंदर से तुमको वो उछल-कूद मचती है कि फ़ोन देख लेते हैं। जब फ़ोन दिखेगा ही नहीं पढ़ने वाली जगह पे, तो अपने आप फ़ोन पे ध्यान जाएगा नहीं और तुम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो इसी के साथ आई थिंक आज की वीडियो को हम करते हैं एंड। और एक बात और, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि हमारा बैकलॉग पड़ा है या फिर हम कैसे कवर अप करें। तो देखो, बैकलॉग नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब आप एकदम एंड वाली स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब जो भी आपका सिलेबस आपको उसको मैनेज करके खत्म करना है। अगर आप लोग स्कूल जा रहे हो और आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप बेटर ये करो कि फ्राइडे को अच्छी तरह से बैठो। फ्राइडे आप सुबह स्कूल गए, ठीक है, मंडे ट्यूसडे सभी दिन आपने स्कूल लगाया, सैटरडे को एक दिन की छुट्टी ले लो, संडे को छुट्टी होती ही होती है स्कूल में, सैटरडे की छुट्टी लो, फ्राइडे नाइट से लग जाओ पढ़ने के लिए। ऑल्दो मैं ये सारा बताऊंगी आपको नाइट स्टडी रूटीन में डिटेल में, बट अभी मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ कैसे पढ़ना है। तो फ्राइडे को रात को बैठो, पूरा रात लगाओ, सैटरडे को छुट्टी लेके सुबह सैटरडे का दिन, सैटरडे की रात, इसी तरह का संडे का पूरा दिन। तो इस तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम आ जाएगा। अगर आप इसको पर्टिकुलरली मैनेज करोगे अच्छी तरह से, तो लगभग आप जो है 20 घंटे अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो ये 3 दिनों में, ओके। तो थोड़ा सा अपने माइंड को मैनेज करो, तुम्हारे सामने ही चीज़ें हैं, बस जो तुम्हें स्टिक रहना है चीज़ों पर वो ये रहना है कि एनसीईआरटी करनी है, एग्जाम्पलर करनी है, देन उसके बाद एडुकार्ड के जो सैम्पल पेपर है उसको कर लेना, तुम्हारा एकदम पूरा खत्म हो जाएगा, ओके। तो चलिए, इसके साथ ही आज की वीडियो को करते हैं खत्म। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।